छात्राओं, मेरे इस चैनल में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सेंटअप एग्ज़ाम 2021 में आया हुआ है, वही क्वेश्चन आ रहा है, वही आएगा ही सब परीक्षाओं में। तो उसको हमने तैयार करके अपने इस चैनल पर डाल दिया है जो ऑब्जेक्टिव था। आज हम ये सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा प्रश्न देने वाले हैं। अगर मेरे मेहनत को आप समझ रहे हैं तो भाई इसके लिए थोड़ा आपसे पैसा थोड़े मांग रहे हैं, बस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, यही आप हमारे लिए काफ़ी है ताकि मेरा परिश्रम सफल हो जाए। आप ही सबों का ये चैनल है, आप लोग चाहें तो इसे बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम ये सेंटअप एग्ज़ाम का शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले जो 20 प्रश्नों में 10 प्रश्नों का जवाब देना है आपको। तो ये आज देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, एक बिंदु पर विद्युतीय विभव से आप क्या समझते हैं। दो नंबर का है। तो एक बिंदु पर विद्युतीय विभव वह यांत्रिक कार्य है जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। बस भाई ये परिभाषा ही आपको लिखना है। और इसके बाद है अगला हमारा प्रश्न दूसरा, स्थिर विद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम को लिखें। तो कूलॉम का नियम होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि Q1 और Q2 बल आर दूरी पर स्थित हों, देखिए Q1 और Q2 आर दूरी पर हों, तो ये बल जो होता है Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, अर्थात F इक्वल टू के, ये कांस्टेंट है, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यही है कूलॉम का नियम जो 2 नंबर है। 2 नंबर के लिए लाइक लिख दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न तीसरा नंबर, समविभवी तल से आप क्या समझते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स का है। ऐसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है समविभवी तल कहलाता है। इसमें किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। आवेशित चालक का पृष्ठ हमेशा समविभवी ही होता है। तो चलिए अगला प्रश्न। अब हमारा चौथा प्रश्न है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा एसआई मात्रक लिखें। यह भी 2 मार्क्स का है। तो द्विध्रुव आघूर्ण कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात P इक्वल टू Q और इंटू में A, यानी इसमें से कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी A जो लिखा गया है, इन्हीं का गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक एसआई मात्रक कूलॉम मीटर है जो cm से भी सूचित किया जाता है। C से कूलॉम, m से मीटर। अब हमारा पांचवा प्रश्न आ रहा है, अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। यह भी 2 मार्क्स का है। विद्युत क्षेत्र में चालक के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। इसे VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी द्वारा सूचित करते हैं। या एक और परिभाषा हम देने वाले हैं, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसे ही हम अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। हाँ, तो छात्राओं, ये जो प्रश्न हमने तैयार किया है, यह प्रश्न जो सेंटअप एग्जाम में आया हुआ है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये तैयार किया गया। सभी स्कूल कॉलेजों में ऐसा ही होने वाला है। आप ये ना समझेंगे, ये हमने क्वेश्चन के अभाव में से उतार करके और पूरा का पूरा इसे प्रश्न बनाया है। अगला देखिए छठा प्रश्न हमारा, विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखें। तो 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में इसका उपयोग होता है और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी विभव मापी का उपयोग होता है। तो ये 2 उपयोग हमने लिख दिया। फिर आगे है 7वां प्रश्न, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। तो कोई आवेशित कण किसी स्थान पर स्थित हो तथा विद्युतीय क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B दोनों उपस्थित हों, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल दोनों बलों के सदिशीय योग के बराबर होता है, अर्थात F इक्वल टू FE। ई से हुआ इलेक्ट्रिक, एम से हुआ मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का योग होता है टोटल फील्ड। तो F इक्वल टू FE का वैल्यू होता है QE और FM का वैल्यू होता है Q इंटू F क्रॉस V। तो इस तरह से ये दोनों का योग निकाला गया। इसी संबंध को हम कहते हैं लॉरेंज बल, इसे ही हम कहते हैं लॉरेंज बल। फिर अगला हमारा 8वां प्रश्न है, एम्पियर की परिभाषा लिखें। यह भी 2 मार्क्स का आया हुआ है। आप इसे फिर अगर एग्ज़ाम दे दिए हैं तो मिला सकते हैं और नहीं एग्ज़ाम दिए हैं तो फिर यही आने वाला है। आप इसे अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लें और
इसे याद करके ही जाएं ताकि आपके अब एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो सके, अच्छा से अच्छा आप मार्क्स पा सकें और लिख सकें। तो एम्पियर की परिभाषा लिखें। ऐसा प्रश्न 8वां में आया है, एम्पियर की परिभाषा लिखें। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा का 1 एम्पियर कहलाती है, वही धारा 1 एम्पियर कहलाती है, यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अब अगला हमारा प्रश्न है शंट के 2 उपयोग को लिखें। तो यह भी 2 मार्क्स का है। इसमें हमने शंट के 2 उपयोग लिखा। पहला उपयोग है गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से क्षति होने से बचाता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाता है। गैल्वेनोमीटर में अगर शंट नहीं लगाया जाए तो उसकी कुंडली जल सकती है, इसलिए शंट लगाकर उसे हम उसकी रक्षा प्रदान करते हैं। फिर दूसरा है गैल्वेनोमीटर के समांतर में अगर शंट लगा दिया जाए तो आमीटर बनाया जा सकता है, यानी गैल्वेनोमीटर के समांतर में अगर शंट लगा दिया जाता है तो वह आमीटर अब कहलाने लगता है। अगला हमारा भाई प्रश्न 10वां है, और आप ये अन्यथा न लेंगे भाई, यही प्रश्न आने वाला है। आप इसे बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन के अभाव में हमने उतार करके इसे तैयार किया है। वो प्रश्न हम केवल ये पता किए हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है, कौन आया हुआ है, इसे हम तैयार कर रहे हैं। तो आप इसे अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, यही प्रश्न आने वाला है। धारितीय प्रतिघात से आप क्या समझते हैं? ये 2 मार्क्स का है। जब परिपथ में केवल धारिता हो तो 1/ω/c प्रत्यावर्ती धारा के लिए अवरोध उत्पन्न करता है, और यह अवरोध केवल धारिता C के कारण ही है, अतः इसे धारितीय प्रतिघात कहा जाता है तथा 1 से C से सूचित किया जाता है, और 1 C का मान 1/ω/c और ओमेगा का मान होता है 2πf और इंटू में ये C। हाँ, तो भाई अब हमारा 11th क्वेश्चन है अपवर्तनांक की 2 परिभाषाओं को लिखे। अपवर्तनांक की तो अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, लेकिन इसमें 2 परिभाषा पूछा गया है। तो पहला परिभाषा हमारा है निर्वात और किसी माध्यम के लिए साइन I बटा साइन R अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या n से सूचित किया जाता है। हाँ, तो दूसरा हमारा ये अपवर्तनांक का परिभाषा है निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात म्यू m अपवर्तनांक, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम की प्रकाश की चाल। हाँ भाई, तो अभी हमारा 12वां प्रश्न आने वाला है, लेकिन हम इससे पहले 11 को कह चुके। लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और 10 प्रश्नों में ही आपको 20 नंबर मिल जाने वाला है। तो 20 मार्क्स के लिए केवल 10 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है, लेकिन हमने इसे पूरा का पूरा तैयार करने की कोशिश किया है। आप इसमें से अपने इच्छा अनुसार जिसे चाहें, जो चाहें उसे आप लिख करके और अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, तो आइए हमारा 12वां प्रश्न है वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखें। वर्ण विक्षेपण क्षमता ये भी 2 मार्क्स का है। कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं माध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, अतः ओमेगा बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बटा माध्य विचलन डेल्टा वाई। इतना आपको लिख देना है 2 मार्क्स के लिए। हाँ भाई, एक अगला है हमारा 13वां प्रश्न है प्रकाशिक पथ से आप क्या समझते हैं? भाई यह प्रश्न हमें थोड़ा ये नहीं समझ में आया कि किस आधार पर बताना है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। अब अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं 14वां। बामर श्रेणी से आप क्या समझते हैं? बामर श्रेणी से आप क्या समझते हैं? इसके लिए जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है तो N1 बराबर 2 तथा N2 बराबर 3, 4, 5 इत्यादि होता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती है, और इनका तरंगदैर्घ्य 1/λ = R 1/2² - 1/n², जहां n बराबर 3, 4, 5 इत्यादि होता है, इसी से ज्ञात किया जाता है। और इन रेखाओं की खोज सर्वप्रथम 1885 में बामर ने किया था, इसीलिए इस श्रेणी को हम कहते हैं बामर श्रेणी। आगे अगला हमारा 15वां प्रश्न है भाई। ये देखिए 15 क्वेश्चंस
अल्फा किरणों के 2 गुणों को लिखिए। अल्फा किरण के 2 गुणों को लिखने के लिए पहला हमारा गुण है अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है, अर्थात इसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये पहला गुण हो गया। दूसरा, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। और एक हमने तीसरा भी डाल दिया है भाई कि अगर आपको इसमें से 2 ही का जवाब देना है, लेकिन इसको छोड़ करके इसको भी आप लिख सकते हैं। इसकी चाल, किसकी चाल? अल्फा की। इसकी चाल प्रकाश की चाल का 1/10वां भाग होता है। हाँ, अगला हमारा 16वां प्रश्न है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? तो जब 2 या अधिक हल्की नाभिक, छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और इसमें काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे हाइड्रोजन के ये एक परमाणु, इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु, 2 का मिल करके ये आपका हीलियम का परमाणु बनाया, और हीलियम के नाभिक बनाने से एक ऊर्जा की मात्रा निकली। और भाई हमारा सूर्य से ऊर्जा जो मिलता है ना, बस समझ जाइए कि यही क्रिया होती है। उसमें भी हाइड्रोजन आपस में मिल करके हीलियम बनाते हैं और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य से जो हमें प्राप्त होता है ऊर्जा, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। तो चलिए अगला हमारा 17वां प्रश्न है, अर्धचालक में वर्जित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? वर्जित क्षेत्र, तो देखिए भाई, यह है चालन बैंड और यह है संयोजी बैंड, और इन्हीं के बीच का क्षेत्र होता है वर्जित क्षेत्र। सो आप समझ ही गए होंगे, इतना नहीं समझिएगा तो इसी में क्या पढ़ते हैं जी। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के क्षेत्र को ही वर्जित क्षेत्र कहते हैं। देखिए, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल को वर्जित अंतराल या वर्जित क्षेत्र कहते हैं। कुचालक में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच बहुत चौड़ा वर्जित क्षेत्र होता है। किसमें? कुचालक में। और सुचालक में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच रिक्त स्थान नहीं होता, या फिर वे एक दूसरे पर अति व्यापित होते हैं, ओवरलैप करते हैं। यानी ये कुचालक में यह दूरी बहुत बड़ी होती है, और लेकिन सुचालक में बहुत नज़दीक हो जाते हैं, ये बहुत नज़दीक रहते हैं, या एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं, ओवरलैप किए हुए रहते हैं। हाँ, तो अगला हमारा प्रश्न है 18वां, भू तरंग से आप क्या समझते हैं? ये सभी भाई प्रश्न 2-2 मार्क्स के हैं, और आपको ये सभी 20 प्रश्नों में 10 का ही जवाब देना है। सो मैं बार बार आपको कहता हूँ। तो भू तरंग से आप क्या समझते हैं? भू तरंग, ग्राउंड वेव, ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर के एंटीना तक पृथ्वी की सतह के साथ संचारित तरंगों को भू तरंग कहा जाता है। लंबी दूरी तक भू तरंग द्वारा संचार 1500 किलोहर्ट्ज तक की तरंगों के लिए ही संभव है। 1500 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा यह दूरी तय नहीं कर सकता। हाँ, तो भाई अगला है 19वां हमारा प्रश्न, डब्ल्यू से आप क्या समझते हैं? देखिए, 3 गो डब्ल्यू है जी, तो इसका क्या मतलब है? वर्ल्ड। एक डब्ल्यू से ना मतलब हो गया वर्ल्ड, दूसरे का अर्थ हो वाइल्ड, और तीसरे से हो गया वेव। वर्ल्ड वाइड वेव का संक्षिप्त रूप है ऐसे कंप्यूटर जो एक दूसरे से बांटने के लिए अपने भीतर कुछ विशिष्ट सूचना संग्रहित करते हैं, या स्वयं ही अथवा वेब सेवा प्रदान करने वालों के द्वारा कोई वेबसाइट प्रदान करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी क्रियाकलापों के विषय में अपनी सूचना इसमें दे सकता है, www में। तो आइए अगला हमारा अब लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। हाँ भाई, देखिए ये कैसे आया हुआ है। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? तो समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? समस्थानिक यानी पीरियडिक टेबल में, आवर्त सारणी में एक ही समान जगह ग्रहण करेगा, इसलिए इसका नाम हो गया समस्थानिक। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या के आधार पर ही आवर्त सारणी में जगह दिया जाता है। तो हाइड्रोजन के भाई 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए, परमाणु संख्या 1 भार 1, परमाणु संख्या 1 भार 2, परमाणु संख्या 1 भार 3। तो जब परमाणु संख्या 1 समान है और भार इसके भिन्न भिन्न है, तो इसी को हम समस्थानिक कहते हैं। और ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इसको हाइड्रोजन, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम कहते हैं। और ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं भाई। देखिए, एटॉमिक नंबर है 8 और एटॉमिक वेट है 16।
है ना। परमाणु द्रव्यमान है 8 और परमाणु संख्या है 8 और परमाणु द्रव्यमान है 17, यानी परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार है 18। तो देखिए इनके परमाणु संख्या तो सबका समान है, लेकिन भार आप देख रहे हैं कि सबका भिन्न भिन्न है। तो ऐसे ही तत्वों को हम कहते हैं समस्थानिक, जिनके परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। हाँ तो भाई आपको हम यही कहने वाले हैं कि भाई सभी प्रश्न तो हमने आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे दिया, तो इसमें से आपको 20 में 10 ही का जवाब आपको देना है। और अगर दिए हैं तो मिला भी सकते हैं, नहीं दिए हैं तो अब अगला तैयारी कर लीजिए। जस्ट यही प्रश्न आने वाला है, आप इसे घबराएंगे नहीं, यही क्वेश्चन ही तैयार हुआ है। तो सो आप इसे अपना तैयारी कर लें और लाइक सब्सक्राइब भाई कर लें, इसलिए कि हम तो आपसे कुछ मजदूरी मांगते नहीं हैं, हम तो अपना परिश्रम किए, तो थोड़ा परिश्रम का फल भी हमें होना चाहिए। तो उसके लिए बस आपका है, बस हमारे लिए दया के पात्र हैं आप, बस लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आते हैं हम आपको लेकर के थोड़ी ही देर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। हाँ भाई, तो अब ये हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो 20 को दे दिया, अब उसके आंसर आप देख लीजिए और देख ही लिए होंगे। अब अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें 21 से 26 तक, यानी 21 से 26 तक 5 अंक वाले प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है, जो 15 नंबर का ही आपका मार्क्स होगा। सो 21वां प्रश्न हमारा, चूँकि 20 तक उधर बता चुके हैं, तो 21वां प्रश्न हमारा है खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। सो भाई हमारे वीडियो में भी यह दिया गया है, जो रंगीन रूप से दिया गया है। सो मैं फिर से आपको ये अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। हाँ भाई, तो इसमें खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करना है। तो इसकी तो देख लीजिए, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं और यहाँ से एफ ई है जो नेत्रिका की फोकस दूरी है और एफ ओ यहाँ अभिदृश्य की फोकस दूरी है। जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तो वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रिका की फोकस पर बनाते हैं, अतः अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बाई अल्फा, और इसमें टैन हमने लगा दिया तो टैन बीटा बाई टैन अल्फा हुआ। और टैन बीटा यहाँ पर देख लीजिए, ये है बीटा और इसमें ये है लंब और ये है आधार। तो लंब हम लिखेंगे अब ए बी और यह आधार का जो मान होगा यहाँ से हम ले लेंगे एफ ई। सो यहाँ पर देख लीजिए ए बी बटा एफ ई हमने लिख दिया है। और फिर अगला है टैन अल्फा, ये देखिए अल्फा है और उसी का ये अल्फा का शीर्षाभिमुख कोण यहाँ अल्फा है ना, यहाँ अल्फा है तो इसमें लंब हो गया ए बी और आधार इसका हो जाएगा क्या, एफ ओ, आधार इसका हो जाएगा एफ ओ। सो हमने यहाँ पर देख लीजिए ए बी बटा एफ ओ दे दिया है। माइनस इसलिए किए हैं कि उल्टा दिशा में यहाँ से इधर बाएं साइड में जा रहे हैं, तो यू बराबर माइनस एफ ही है। अब इसको हम अगर पलट देंगे, गुणा कराएंगे तो ए बी कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ओ, ये ऊपर चला जाएगा तो m बराबर एफ ओ बटा एफ ई। यही है भाई आवर्धन क्षमता का व्यंजक। सो यही हमें निकालना था और इसमें नली की लंबाई होता है एफ ओ प्लस एफ ई, यानी ये नली की जो लंबाई है ये दोनों की एफ ओ प्लस एफ ई के जो के बराबर आता है। एफ ओ और एफ ई क्या है, ये अभिदृश्य का फोकस दूरी है और ये नेत्रिका की फोकस दूरी है। अब अगला हम देखने वाले हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, तो इसमें देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर, यहाँ से d दिया गया है और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि फोकस दूरी के अंदर लाते हैं, नेत्रिका के फोकस दूरी के अंदर प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए प्रतिबिंब ए बी को इस प्रकार खिसकाया जाता है कि नेत्रिका के फोकस दूरी के अंदर पड़े, अंतिम प्रतिबिंब डी बराबर 25 cm की दूरी पर बने और इसमें भी आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बाई अल्फा और इसमें टैन हमने लगा दिए तो टैन बीटा बाई टैन अल्फा और इसमें अब टैन बीटा, देखिए यहाँ टैन बीटा और टैन बीटा के बाद ये हो गया लंब और ये हो गया आधार और इसका मान यहाँ पर हमने x लिख दिया है। सो हमने यहाँ पर देख लीजिए माइनस एक्स दे दिया है ना। माइनस एक्स इसलिए दिया है कि ये यहाँ से बाएं साइड में और फिर आगे देखिए टैन अल्फा। सो यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा आएगा, इसमें ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो गया जो एफ ओ आधार हो जाएगा। तो देख लीजिए ए बी बटा एफ ओ हमने लिख दिया है और इसको पलट करके कटाएंगे तो ए बी कट जाएगा और एफ ओ ऊपर चला जाएगा, एक
एक्स नीचे आ जाएगा तो माइनस एफ ओ बटा एक्स आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना दिया। और अब जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो एफ को एफ ही लिखा क्योंकि नेत्रिका की फोकस दूरी है, और भी है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की फोकस दूरी डी है, उसको हमने माइनस दे दिया चूँकि बाएं साइड में है। और माइनस यू का मान तो माइनस एक्स है, ये है यू का मान माइनस एक्स है, ये इधर बाएं साइड में, तो माइनस एक्स हमने दे दिया। और फिर 1/f ई माइनस 1/d, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो हमने ऐसा लिख दिया। और फिर इसको यहाँ उतार दिया, और ये माइनस था तो इधर बाएं साइड मिलाकर प्लस कर दिया और 1/x लिख दिया। और फिर इसका एलसीएम हम लेंगे, किसका, इसका लेंगे एलसीएम। तो एफ ई डी एफ ई हो जाएगा, और डी यहाँ गुना हो जाएगा, एफ ई यहाँ हो जाएगा, तो डी प्लस एफ ई बटा डी इंटू एफ ई हो जाएगा। सो 1/x के बराबर होगा। और x बराबर जब मान निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, तो x बराबर डी एफ ई बटा डी प्लस एफ ई होगा। और एक और दो से भाई 1+1 नंबर यहाँ है और 2 नंबर यहाँ है, इसमें x के जगह पर इसी मान को हम बैठा देंगे, इस x के जगह पर इसी मान को बैठा देंगे तो ये पलट जाएगा। तो देखिए एफ ओ जो है यहाँ रहेगा, और x के जगह पर ये डी एफ ई, और ये पलट करके ऊपर चला गया। सो हमारा असली मान यहाँ पर देख लीजिए माइनस एफ ओ बटा एफ ई, और डी से ये डी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और डी से इसमें डिवाइड करेंगे तो एफ ई बटा डी हो जाएगा। यही हमारा मान आवर्धन का है, जबकि यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो हम अब क्या लिखेंगे, m बराबर एफ ओ बटा एफ ई 1 प्लस एफ ई बटा डी। सो यही हमारा आवर्धन क्षमता है। हाँ भाई, तो जो अभी अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन 21वां जो हमने दिया, वो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमारे चैनल, इसी चैनल पर हमने वीडियो को डाल दिया है बहुत पहले ही। सो आप जा कर के उसमें भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आप सभी को देख सकते हैं कि किस पाठ में कौन कौन वीडियो है, क्या क्या है। सो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। सो उसमें जा कर के आराम से आप समझ सकते हैं। सो अगला हमारा 22वां प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्तों को ज्ञात करें। तो इसके लिए भाई फिगर बनाना होगा। देख लीजिए, ये एक फिगर है क्राउन कांच का प्रिज्म और एक है फ्लिंट कांच का प्रिज्म, और ये देख लीजिए दोनों के अपवर्तक कोण एक दूसरे के उल्टे रखे गए हैं। यहाँ पर ये एक प्रिज्म ये है क्राउन कांच का, और एक प्रिज्म है ये फ्लिंट का। इधर इसका आधार है तो उसका उधर आधार है, यानी एक दूसरे के उल्टे रूप में रखे गए हैं। यहाँ से प्रतिबिंब श्वेत प्रकाश जब आता है तो 7 रंगों में बंटने के लिए चलता है, लेकिन इसमें फिर ये क्या करता है कि आपस में सटा करके एक बना देता है। इसलिए इसमें विक्षेपण नहीं हुआ, वर्ण विक्षेपण, रंगों का विक्षेपण नहीं हुआ, लेकिन विचलन तो हुआ है ना। तो इसीलिए इसको कहा गया वर्ण विक्षेपण रहित। रहित का माने बिना, तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, यानी विचलन होगा लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, इसमें रंग नहीं बताया जाएगा, रंग नहीं दिखाया जाएगा। देखिए, जब दो प्रिज्म इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनसे होकर बराबर बाहर निकलने वाला श्वेत प्रकाश भिन्न भिन्न रंगों में बिना बांटे, बिना वर्ण विक्षेपित हुए विचलित हो जाता है, तब इस क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहते हैं। और इसके लिए क्राउन तथा फ्लिंट कांच के लिए प्रिज्म को चित्रानुसार रखा गया है। यदि क्राउन कांच के लिए पीला, बैगनी तथा लाल रंगों का विचलन क्रमशः डेल्टा वाई बराबर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा वी बराबर म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, इन सब को हमने फर्स्ट बना लिया। ये विचलन है अलग अलग, पीला, बैगनी और लाल रंग के लिए विचलन है, और ये उनके अपवर्तनांक है। और फ्लिंट कांच के लिए भी इसी तरह रंगों का विचलन इसी प्रकार हो जाएगा। फ्लिंट के लिए हमने क्या किया कि सब यही चीज़ है, लेकिन उसमें हमने डैश लगा दिया है। सब पर क्या किया, डैश लगा दिया, जैसे डैश डेल्टा डैश वाई बराबर म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश। ये ए डैश किसको माने हैं, दूसरे क्राउन कांच के लिए, जो यहाँ फिगर में हमने दिखाया है। सो देख लीजिए, इसमें डैश लगा हुआ है, ये फ्लिंट कांच के लिए है। हाँ, तो यहाँ पर उसी तरह से डेल्टा भी इक्वल टू म्यू डैश भी माइनस 1 इंटू ए डैश, डेल्टा आर डैश बराबर म्यू डैश आर माइनस 1 इंटू ए डैश। ये दूसरा हमारा इक्वेशन हुआ।
तो क्राउन कांच द्वारा वर्ण विक्षेपण डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा भी का वैल्यू ये है म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर का म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ईच 1 से 1 में पीछे हमने बताया है, और फिर ये जब हम हटाएंगे तो म्यू भी माइनस म्यू आर, और ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 ये कट जाएंगे। सो आप देख लीजिएगा अपना कैलकुलेशन करके। और यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर उतारने के बाद एक अलग से गुणा किया है, म्यू वाई माइनस 1 बटा म्यू वाई माइनस 1, इसको हमने अलग से गुणा किया है। और किस लिए किया है भाई, ये मान और ये मान ओमेगा का मान होता है। म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1 ये ओमेगा का मान होता है। सो हमने इन दोनों के बदले में ओमेगा लिखा और इसको हमने यहाँ लिख दिया। और इसी प्रकार फ्लिट कांच के लिए भी, जैसे यहाँ पर निकाला डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, तो इसमें हो जाएगा डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश बराबर उसी तरह से चलेंगे, म्यू डैश भी माइनस 1 इंटू ए डैश म्यू डैश आर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए डैश, और इसमें भी उसी तरह 1 कट जाएगा तो म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। और तब इसमें भी हमने गुणा कर लिया है, इसको अलग से ऊपर नीचे गुणा कर लिया है, और इसका मान हो गया ओमेगा डैश, जो यहाँ बता दिए हैं ये ओमेगा डैश का मान है, और वही इनके जगह पर ओमेगा रख लिया है, और यह इसको यहाँ उतार दिया और इसको यहाँ उतार दिया, और इसको हमने इक्वेशन 4 बना दिया। दोनों वर्ण विक्षेपण बराबर और विपरीत हैं, तो दोनों को हम बराबर विपरीत कर लेते हैं। डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बराबर माइनस डेल्टा भी डैश आर में डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर डैश। 3 और 4 से इसका मान रख देते हैं। इसका मान आया है ओमेगा म्यू आई माइनस 1 इंटू ए, आप देख सकते हैं तीसरा इक्वेशन। और चौथा इक्वेशन, चौथा तो यहीं पर है, सो देख लीजिए, इसमें है म्यू ओमेगा डैश और म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए। हाँ भाई, अब हमारा आंसर आने वाला है, तो ए और बाटा में ये कर देंगे ए डैश। हाँ भाई, थोड़ा यहाँ पर डैश होने वाला है जी, छूट गया है, तो यहाँ पर डैश लगा देना है। सो हाँ भाई, तो अब डैश तो हमने लगा दिया, देख लीजिए। तो ई में भी माइनस डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर का मान इतना हो गया, और इसका मान इतना हो गया, और इसमें देखिए ए ऊपर हो गया, ए डैश यहाँ पर नीचे आ गया, और फिर इसका मान यहाँ पर है ऊपर, और ये मान आ गया नीचे। और यही तो मान है अपवर्तक के रूप में विचलन, है ना। यही एक मान हमारा है जो निकालना था, ये बीच जो हमें मान निकालना था वो मान हमारा आ गया। और कुल विचलन पीली किरण के लिए हो जाता है ये डेल्टा डी बराबर डेल्टा प्लस डेल्टा डैश। अब डेल्टा का मान हम यहाँ पर रख लिए, इसका मान यहाँ रख लिए, और फिर ये भी मान ये आपस में गुणा करा दिए, ऊपर नीचे हमने गुणा करा दिया है। और तब क्या किए, इससे हम कटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो इसके जगह पर 1 आ गया, और इसके नीचे इसको रख लेंगे, सो रख दिए, और इसको यहाँ रख दिए। अब देखिए ना, 5वां समीकरण में ई मान ओमेगा का आ रहा है, और ये इसका मान ओमेगा और इसका ओमेगा डैश, और ये माइनस में आ जाता है भाई। मान समीकरण 5 से हम जब रखेंगे तो इस प्रकार का मान हमारे पास आ जाएगा। तो ये अगर आप निकालना चाहें तो निकालिए, नहीं तो इतना तो भाई अवश्य आपको दिखाना है, इतना 5 तक आप अवश्य 5वां समीकरण तक निकाल करके आप दिखाएंगे इसको, और नहीं तो इतना बढ़ जाते हैं तो और बेहतर है। हाँ, तो अगला हमारा 23वां प्रश्न है, क्या देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से भाई आपको बार बार कहते हैं कि 6 प्रश्नों में से 3 ही प्रश्न का आपको आंसर देना है, और वो 5-5 मार्क्स का है, यानी 15 नंबर ही आपको लेना है। सो आप समझ जाइए कि 6 को जो हमने बनाया है उसमें से 6 आपको नहीं लिखना है, आपको केवल 3 ही लिखना है। और अगर लिख लिए हैं तो आप मिला भी सकते हैं, और एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो अपना तैयार कर लीजिए भाई, यही प्रश्न आने वाले हैं, मैं बार बार कहता हूँ यही प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए, किरचॉफ के नियमों को लिखें और व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आवश्यक संतुलन शर्त स्थापित करें। तो देखिए, किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम क्या है, किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। देख लीजिए, आने वाली धारा को प्लस और निकलने वाली धारा को हम माइनस लिखेंगे, और बराबर में 0, यही बीजीय योग कहलाता है। तो देखिए I1 आ रही है,
तो ये प्लस, I2 आ रही है तो प्लस, I3 जा रही है तो माइनस, I4 आ रही है तो प्लस, I5 जा रही है तो माइनस। इस तरह से हमने किया और बराबर 0 किया। तो ये रहा किरचॉफ का प्रथम नियम। अब ये किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? बंद परिपथ के लिए प्रत्येक भाग में धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग कुल विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। अर्थात I इंटू आर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है। I इंटू आर इक्वल टू सिग्मा ई क्या है? विद्युत वाहक बल है। तो इसमें देख लीजिए ये बंद परिपथ है, इसमें दो गो विद्युत वाहक बल है, E1 और E2। हाँ, तो देख लीजिए धारा की दिशा में अगर हम चलते हैं तो प्लस में होगा, उल्टा दिशा में चलते हैं तो माइनस होगा। तो देखिए I1 इंटू R1 यहाँ लिख दिया, I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 यहाँ लिख दिया। लेकिन अब हम जब ऐसे चलेंगे तो यह जो दिशा है उसका उल्टा में हम आ रहे हैं, है ना, धारा की दिशा को उल्टा आ रहे हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा माइनस I3 इंटू R3 इक्वल टू। अब आइए विद्युत वाहक बल की तरफ। तो विद्युत वाहक बल इसमें धारा की दिशा में है तो E1 लिखेंगे प्लस, लेकिन जब ऐसे आ रहे हैं तो धारा का उल्टा हो रहा है तो इसीलिए माइनस E1 लिख देंगे। समझ गए बाबू? समझे कि नहीं? हाँ, तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए अब संतुलन की शर्त निकालने वाले हैं। तो इसके लिए आपको फिगर बना देना होगा इस प्रकार से I1 R1 I2 R2 I3 R3 I4 R4। I क्या है? धारा है, और R क्या है? उनके प्रतिरोध हैं। तो देखिए जब गैल्वेनोमीटर, इसमें देखिए बीच में गैल्वेनोमीटर है ना, जी क्या है? गैल्वेनोमीटर, और इसमें आने वाली धारा IG है जो गैल्वेनोमीटर की धारा है। तो जब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित न हो तो ब्रिज को संतुलित कहा जाता है। अर्थात IG बराबर 0 होने पर ही संतुलित कहा जाएगा। और तब उस हालत में देख लीजिए यहाँ से जब धारा चलेगी तो इधर आने का जब रास्ता नहीं है तो इधर ही तो आएगी। तो इसमें क्या होगा? जो धारा यहाँ I1 चली है वही धारा तो I2 हो जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या लिखा? I1 बराबर I2, है ना, लिखा यहाँ I1 बराबर I2। उसी प्रकार यहाँ थोड़ा देख लीजिए I3 धारा इधर से आ रही है, लेकिन इधर से तो कोई धारा आई नहीं, 0 है ये। तो उस हालत में फिर यही धारा इस I4 में आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? I3 बराबर I4। जी बाबू, आपको समझ में आ गया? हाँ, तो देखिए हमने क्या लिखा? I3 बराबर I4 यहाँ पर लिख दिया। अब किरचॉफ के दूसरे नियम से दूसरा नियम क्या कहता है कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। तो आइए चलते हैं पहले इसमें। तो इसमें देखिए धारा I1 इंटू R1, और इसमें तो भाई 0 है ना, और तब प्लस में लिख देंगे, प्लस नहीं उल्टा हो रहा है ना, ये माइनस हो जाएगा। I3 इंटू R3, ये प्लस में होगा और ये उल्टा चलेगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ तो वही तो लिखे I1 R1 प्लस 0। 0 किसके लिए? इस गैल्वेनोमीटर से जाने वाली धारा को तो पहले ही हमने 0 माना है, IG बराबर 0, तो इसीलिए तो यहाँ 0 हमने लिखा है। और माइनस क्यों लिखा? यहाँ से हम अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलें, नहीं क्लॉकवाइज चलें, तो ये उल्टा दिशा में आ रहा है, तो इसीलिए -1 लिखते हैं। तो ये माइनस लिख दिया, और ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो I1 इंटू R1 बराबर I3 इंटू R3। ये सेकेंड इक्वेशन हमने बना दिया इसको। पुनः दूसरे बंद परिपथ के लिए अब चलते हैं इस परिपथ में। तो देखिए इसमें भी क्या होगा? I2 R2 और माइनस, क्योंकि उल्टा रहे हैं ना जी, I4 R4, ये माइनस में आ गया और प्लस में ये 0। देखिए यहाँ I2 R2 माइनस I4 R4 प्लस 0 कहाँ से? बस यही गैल्वेनोमीटर की धारा 0 बराबर में 0 तो होता ही है। अब ये देखिए माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन हमने बनाया 3। अब इक्वेशन 2 में 3 से भाग देने पर, तो इक्वेशन 2 आप देख लीजिए यहाँ पर है I1 R1, इसमें क्या है? I2 R2। सो हमने भाग दिया I1 R1 बटा I2 R2, सो यहाँ लिख दिया। फिर उसी तरह से I3 R3 बटा में ये हो जाएगा I4 R4। सो देख लीजिए यहाँ हमने लिखा I3 R3 बटा में I4
R4। और इसमें देखिए पहले ही तो हमने निकाल कर दिखाया है इक्वेशन 1 में कि I1 बराबर I2 है और I3 बराबर I4 है। तो जब ये दोनों बराबरे हैं तो भाई कटिए जाएंगे, ये दोनों बराबरे हैं तो कटिए जाएंगे, तो ये हटिए जाएंगे, तो आप जानते हैं ना क्या बचेंगे, तो क्या होगा R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। यही तो है भाई संतुलन के साथ, क्यों डर रहे हैं, यही तो निकालना है। हाँ तो भाई अब हमारा 24वां प्रश्न है 24 क्वेश्चन, स्थिर वैद्युतिकी में गास का प्रमेय लिखें और इसे सिद्ध करें। बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई गास का थ्योरम। तो देखिए गास प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 क्या है, निर्वात का पारावैद्युतता या पारावैद्युतांक है ना। तो आइए प्रमाण देते हैं, क्या हमको साबित करना है, आवेश का 1/ε0, यही प्रमाण हमको देना है। तो देखिए मान लिया कि R त्रिज्या के गोले के केंद्र पर Q आवेश उपस्थित है। देख लीजिए गोला है और इसकी त्रिज्या R है और इसके केंद्र पर Q आवेश है। गोले को छोटे छोटे क्षेत्रफल वाले अवयवों में विभाजित किया जाता है। ये देखिए एक टुकड़ा हमने लिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े बनेंगे इसमें, तो एक ही टुकड़ा पर हम विचार कर रहे हैं। तो देखिए डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा एस, ये फॉर्मूला ही होता है। और E का वैल्यू देखिए 1/4πε0 Q/r² होता है। सो ये हम E का वैल्यू यहाँ लिख दिए और डेल्टा एस यहाँ उतार दिए। और फिर देखिए अब दोनों तरफ हम सिग्मा लगाएंगे। सिग्मा का माने क्या होता है, सब जोड़, टोटल जोड़। तो टोटल फाई, टोटल विद्युत फ्लक्स का जोड़ यहाँ पर हमने किया। और उसी तरह से ये तो सब कांस्टेंट है और ये एस वेरिएबल है, तो इसको हम सिग्मा लगा दिया। अब इसको फिर हमने यहाँ उतार लिया। अब बताइए आप ही, ये तो है डेल्टा एस और ये ऐसे सभी डेल्टा एस का योग जो होगा गोला का पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, हो जाएगा ना। तो देख लीजिए ये डेल्टा एस जो है इतना ही है और ऐसा ऐसा तो इसमें बहुत से हैं और सभी का योग जब हम लेंगे तो पूरा इसका ये क्षेत्रफल बन जाएगा। और आप गोले का क्षेत्रफल जानते हैं जी, 10वां तो पढ़े ही होंगे, उसमें होता है गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², है ना। डेल्टा सिग्मा एस 4πr² होता है। तो सो हमने देख लीजिए डेल्टा एस यहाँ लिखा ना सिग्मा एस, और इसको हम हटा करके अब क्या लिखेंगे 4πr², इसका योग है ना, इसका योग, और सब आपको उतार दिया। अब देखिए r² से r² कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा। तो अब बचा क्या, देख लीजिए सो वही तो है 1/ε0 इंटू में Q, है ना, यही तो लाना था हमको। और इधर से देखिए टोटल विद्युत फ्लक्सों का जो फाई कहा जाएगा, सो हमने फाई लिख दिया। तो फाई बराबर क्या मिला, Q का 1/ε0, यही तो प्रूव करना था, यानी कुल आवेश का 1/ε0 होता है। तो वही हमको लाना था जो प्रूव कर दिया गया, यही गास थ्योरम है। अब आइए 25वां प्रश्न है कि अक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो मान लिया NS एक क्षण चुंबक है, ये N और S क्षण चुंबक है जिसकी लंबाई 2L है। अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई 2L है, तो देखिए O से इधर L है और O से इधर L है, सो ये दोनों मिलाकर 2L हो जाएगा। तथा ध्रुव की प्रबलता P है, इसमें ध्रुवीय प्रबलता P है। अक्ष पर O से, देखिए O से R दूरी पर, O से R दूरी पर बिंदु P है। सो आप देख रहे हैं ना, O से R दूरी पर बिंदु P है। अतः P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण BN, N क्यों लिखा, नॉर्थ के लिए, इस नॉर्थ के लिए लिखा, तो BN μ0/4π और P बटा NP², N से P का स्क्वायर, ये दूरी का होता है। सो ये तो फॉर्मूला ही है। तो फिर इसको हमने यहाँ लिख दिया, P को लिख दिया और NP का वैल्यू अब निकालने वाले हैं। देखिए भाई NP बराबर हमने क्या लिखा, R-L, कैसे, देख लीजिए N से P तक की दूरी लेने के लिए हम यहाँ टोटल R में से इस L को घटा देंगे तो यह हमारा NP निकलेगा, है ना जी, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से R है और यहाँ से L है, तो R में से जब ये L माइनस करेंगे तो NP हमारा निकलेगा, है ना। तो इसी NP के लिए हमने लिख दिया R-L
माइनस एल का स्क्वायर। इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी एस से साउथ हो गया। अब इस दक्षिण ध्रुव के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसमें भी उसी तरह से फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई पी बटा एस पी स्क्वायर। अब इसमें देख लीजिए भाई, एस से पी तक की दूरी अब लेना है, एस से पी तक की दूरी। तो सो आप समझ ही गए हैं, यहाँ से तो आर है और यहाँ से प्लस में अब एल हो जाएगा, है ना, समझ गए। यहाँ से तो बीच में आर है और इधर से ये एल है, तो पूरा मिला के आर प्लस एल हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए म्यू नॉट बाई 4 पाई पी बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ भी लिख दिए हैं कि एस पी का मान आर प्लस एल है। और तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी के लिए दोनों को अब हमें जोड़ देना है, नहीं तो ये एक तो माइनस है इसीलिए घटेगा, तो जोड़ना ही है, लेकिन एक माइनस स्वयं आ जाएगा, उल्टा है। एक बाएं साइड में बॉल लगेगा, दाएं साइड में बॉल लगेगा। तो इसमें देखिए, थोड़ा इसमें देख लीजिए कि कौन हम कॉमन लेने वाले हैं। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई तो हमारा कॉमन हो जाएगा, पी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये माइनस है। अब देखिए यह चीज़ यहाँ पर आकर गुणा होगा और यह चीज़ यहाँ आकर गुणा होगा और ये दोनों आपस में ये एलसीएम बन जाएगा, लघुत्तम बन जाएगा। तो देख लीजिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये जब यहाँ आएगा तो उसके लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिख दिया है डायरेक्ट में, आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस एल स्क्वायर। और ये जब यहाँ आ जाएगा तो माइनस दे करके ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। अब ये कोष्ठ जब टूटेगा तो इस प्रकार से इतना तो हमने उतार लिया और ये सब चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सब चिन्ह बदल दिए गए हैं, और ये हो गया माइनस तो ये प्लस से कट जाएगा, ये हो गया प्लस तो ये माइनस से कट जाएगा, और 2RL और 2RL दोनों प्लस है तो जोड़ करके 4RL बन जाएगा। और ये सब उतार दिया गया, 4RL बटा आर स्क्वायर माइनस एल। ये कैसे हो गया भाई, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मान होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। और उसको हमने लिखने के बाद जो स्क्वायर था उस स्क्वायर को भी लिख दिया। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2mr बटा आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों भाई, तो p इंटू 2l बराबर m माना गया है, क्योंकि आघूर्ण होता है कोई एक प्रबलता और बीच की दूरी, तो m बराबर p इंटू 12 हो जाएगा। सो यही व्यंजक आपको लाना था, सो हमने ला दिया, समझा कि नहीं। हाँ भाई, तो समझ लेना है। हाँ भाई, तो अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का ये अब प्रश्नों का अंत होने वाला है। ये अंतिम प्रश्न है 26वां, और इससे पहले कि आपको याद हुआ होगा कि मेरे परिश्रम का फल आप ही को देना है भाई, कोई रुपया पैसा तो देना नहीं है। तो इसके लिए आप बस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे तो उन बेचारे लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, जो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे कि भाई कहाँ से आप ऊपर करके ये भेज दिए। तो भाई ऐसा मुझे तो उम्मीद है कि नहीं बना होगा, लेकिन अगर बना भी होगा तो देख लीजिए इसे भी। तो चलिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED, एल से होता है लाइट, ई से होता है इमिटिंग और डी से होता है डायोड। तो इसको हमने यहाँ लिख भी दिया है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका हिंदी हुआ, और लेकिन इंग्लिश है लाइट इमिटिंग डायोड, और उसी का छोटा रूप हम कहते हैं LED बल्ब हमारे चलते हैं, है ना। तो इसका वर्णन करना है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है जो किसी अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड से बनाया जाता है। इसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। ये लाल, पीला, नारंगी, हरा, नीला इत्यादि विभिन्न रंग के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सो आप तो भाई शादी के मौका पर अवश्य देखे होंगे, कहीं सजावट में बहुत रंग बिरंगी बल्ब जलते रहते हैं। जब डायोड को अग्र अभिनति की अवस्था में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों जंक्शन की ओर बढ़ते हैं और जंक्शन क्षेत्र में उनका
पुनर्संयोजन होता है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की स्थिति से निम्न ऊर्जा की स्थिति में आता है, इसी कारण से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सो ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण हमने यहाँ लिख दिया है। और उपयोग, इसका क्या उपयोग है, तो लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग है भाई, एलईडी का उपयोग निम्नलिखित है। और ये क्या है, पहला है ताप दीप्त बल्बों में, क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है तथा आयु इसकी अधिक होती है, बहुत दिनों तक टिकाऊ होता है। भाई हमारे घरों में तो अब यही बल्ब जल रहे हैं, एलईडी वाला ही बल्ब हमारे यहाँ मोहल्ला टोला सभी जगह देखने को मिल रहे हैं। क्यों भाई कि पहले जो तार वाला जो आता था बल्ब, टंगस्टन का वायर लगा हुआ, तो उसमें बहुत बिजली खपत होती थी। इसमें कम बिजली की खपत होती है, सो हमारे बिल कुछ कम आते हैं और उसमें बिल बहुत ज़्यादा आएंगे। तो आइए दूसरा क्या है, तो दूसरा इसका उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में, जैसे म्यूजिक सिस्टम, कैलकुलेटर और बहुत सारे सजावटों में आकर्षण के लिए भी एलईडी का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो भाई अब हमारा समाप्त हुआ। आपको सारे प्रश्न जो आए हुए थे क्वेश्चन में, कौन सेंट ऑफ एग्जाम 2022 के लिए जो अभी परीक्षा चल रहे हैं, और यही परीक्षा अगर नहीं आपने दिया तो इसी पर तैयार करके आपको चले जाना है, और हूबहू यही प्रश्न आपके पास मिलने वाले हैं। तो हाँ भाई, अब इसके लिए अब अंतिम रूप से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करते चलें, थोड़ा ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और ये अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक यू बच्चों।